नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। तो चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर। सिंघू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का 1 महीना होने जा रहा है, जिसका आज 28वां दिन है और देश के अन्य क्षेत्रों के किसान उनके समर्थन में दिल्ली आ रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस भी कानून के खिलाफ लगातार मुखर है और पार्टी विवादित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाते हुए 22 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के सांसदों और नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 3 कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से हस्तक्षेप करने वाले मांग पत्र को 24 दिसंबर यानी कल गुरुवार को राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि किसान विरोधी कानूनों को लेकर जारी विरोध के बीच देश भर के करीब 2 करोड़ लोग काले कृषि कानूनों को वापस लेने के अनुरोध वाले पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार के चुनिंदा पूंजीवादी दोस्तों के हाथों में अपने हितों को जाने से रोकने के उद्देश्य से भारत के लाखों किसानों का कपकपाती सर्द रात में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और उन्हें पहले से दिए गए सूचना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के इरादे के बावजूद पिछले 28 दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लगा हुआ है। तो किसान आंदोलन को 1 महीना होने वाला है और बता दें आपको कि आज उसका 28वां दिन है और इसको लेकर अब कांग्रेस राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और 2 करोड़ लोगों का जो पत्र है हस्ताक्षर वाला, वो पत्र सौंपा जाएगा। और हमारे साथ जुड़ के इस बात बातचीत करने के लिए दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, 28 दिन हो चुके हैं कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान अभी भी सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से कांग्रेस एक विपक्ष पार्टी है और कांग्रेस लगातार इस कानून का विरोध करती हुई नजर आ रही है और इस बीच कल वो राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, क्या कहेंगे आप? जी देखिए ऋचा जी, लगातार 28 दिन आज हो गए हैं जब किसान आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर पर चल रहा है। और अब जब कल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि उनके राष्ट्रीय संगठन जो महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, उन्होंने पत्र लिखकर एक जानकारी दी है कि कांग्रेस इसका पूर्ण विरोध करती है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के जो सांसद है वो राष्ट्रपति से मिलने का समय लेंगे और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का जो हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन है वो सौंपेंगे। इसके अलावा मैं आपको जानकारी दूं कि कांग्रेस के जो पंजाब से सांसद आते हैं वो लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, जहां देश भर के कांग्रेसी आकर उनका समर्थन कर रहे हैं। राजस्थान के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी पिछले 2 दिन से लगातार वहां पे धरना दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें ज्ञापन देने की, तो सिंधु बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उन्होंने एक नए तरीके से ज्ञापन देना भी शुरू कर दिया है। वहां एक कैंप लगा रखा है जहां ब्लड डोनेट वो लगातार कर रहे हैं और फिर ब्लड से वो केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री को पत्र लिख के मांग कर रहे हैं कि देखिए, अन्नदाता अपना खून भी दे सकता है और हम खून से पत्र लिखकर मांग करते हैं कि आप ये काले कानून वापस लीजिए, नहीं तो यह कानून हमारी जान ले लेंगे। जी ऋचा। लेकिन प्रशांत जी, 28 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को लेकर और सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि लगातार जो किसान हैं उनका सिर्फ एक यही मांग है कि इन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी लगातार देखते हुए आते हैं कि सर्दी का मौसम है, कपकपाती हुई ठंड है, लेकिन किसान अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा है क्योंकि 6 दौर की जो वार्ता हुई थी वो भी असफल रही थी। उसके बाद फिर से एक और बार इनविटेशन दिया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमें तो कोई इनविटेशन दिया ही नहीं गया। जी देखिए ऋचा जी, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिला है। एक पत्र आया था भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव का, जिसमें उन्होंने अपना स्पष्ट किया था कि सरकार क्या करना चाहती है, कानूनों पे उनकी क्या राय है। और दूसरा उसमें लिखा था कि अगर आप वार्ता चाह रहे हैं, सरकार तैयार है, आपकी मेजबानी के लिए दिल्ली का विज्ञान भवन तैयार है, तो किसान अपनी सुविधा अनुसार तय करें, क्योंकि किसानों का ये आरोप लगता है कि सरकार तय करती है। तो उन्होंने ये मौका किसानों को दिया है कि किसान तय करें और बताएं, सरकार उसी दिन मीटिंग करेगी, उसी समय मीटिंग करेगी जब किसान चाहेंगे। यानी कि उन्होंने किसानों को ये मौका दिया है, उन्होंने इनविटेशन ना देके एक ऑफर दिया है कि आप तय कर लीजिए कब मीटिंग करनी है, कैसे करनी है, हम हर तरह से तैयार हैं। तो इसमें इनविटेशन ना देके एक ऑफर दिया गया है, लेकिन बात वही है कि आप सामने वाले को कैसे भी गए, आप एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहे हैं।
तो वो एक इश्यू नहीं होना चाहिए। 3 दिन से ये पत्र आया हुआ है, लगातार किसान संगठन बात कर रहे हैं आपस में, मगर तय नहीं कर पा रहे हैं कि कब चलना है, कैसे चलना है। आज भी मैं आपको बता दूं, सिंधु बॉर्डर पे सुबह 11 बजे अब बैठक होगी, जहां किसान संगठन के सभी 40 से ज्यादा जो प्रतिनिधिमंडल आता था, वो सारे संयुक्त मोर्चे के लोग बैठेंगे, वार्ता करेंगे आपस में, और शायद तय करके एक रणनीति बनाकर समय और डेट तय करके केंद्र सरकार को बता दें और वार्ता का 7वें दौर की वार्ता कर पाए। जी ऋचा जी। लेकिन प्रशांत जी, 1 महीना होने को आ रहा है और किसान अभी भी इसी पर डटे हुए हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए। सरकार भी इसी बात पर डटी हुई है, कानून रद्द नहीं किए जाएंगे बल्कि संशोधन हम कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने खुद कहा कि उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया, पत्र सौंपा गया था, अगर वार्ता नहीं होगी तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल ऋचा जी, वार्ता होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने ये ऑफर दिया है कि आप जब चाहें हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो किसान संगठन लगातार 3 दिन से यही सोच रहे हैं, यही विचार कर रहे हैं कि वार्ता कब होनी चाहिए, और उम्मीद की जाती है कि आज जब 11 बजे वो बैठक करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कोई समय और कोई डेट दे पाएंगे सरकार को, जिससे वार्ता हो, आंदोलन को सुलह की ओर ले जाने का कोई रास्ता दिखे, सामने आए, कोई ऐसा बीच का रास्ता सब मिलकर निकाले। लगातार किसान आंदोलन को चला भी रहे हैं। आप देखिए, लगातार वो इतना तेज करते जा रहे हैं। 25 और 26 दिसंबर को पूरे विश्व में जहां जहां पंजाबी समुदाय है, वहां वो इंडियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करेंगे। कल बॉम्बे में बड़ा प्रदर्शन राजू शेट्टी के नेतृत्व में हुआ। 26 तारीख से 28 तारीख तक हरियाणा में टोल प्लाजा मुक्त कराने की बात कर दी है किसानों ने। तो लगातार आप किसानों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए ऋचा जी, 28 दिन से तो ये दिल्ली के बॉर्डर पर जमा है। उससे 2 से 3 दिन पहले पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से निकल के दिल्ली की ओर कूच किया है। यानी कि लगभग 1 महीने से ज्यादा अन्नदाता को हो गया अपना घर छोड़े और इस कड़ाके की सर्दी में संघर्ष करते हुए। तो निश्चित रूप से आज उम्मीद की जाती है कि जब 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर बैठक होगी तो पूरा देश चाहेगा कि किसान संगठन एक फैसला ले कि हाँ, केंद्र सरकार से 7वें दौर की वार्ता के लिए वो आ रहे हैं, और वार्ता ऐसी हो कि दोनों पक्ष सहमति से कोई सकारात्मकता का माहौल लाएं और देश को सुखद खबर दें। जी ऋचा जी। क्योंकि कांग्रेस भी अब कहना है कांग्रेस का कि हम कल यानी गुरुवार को ही राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और हस्ताक्षर पत्र सौंपेंगे। तो इस पत्र को लेकर क्या कांग्रेस वहां पर किसानों के साथ हस्ताक्षर करवा रही है पत्र पर? जी देखिए ऋचा जी, 2 करोड़ हस्ताक्षर की बात कांग्रेस कर रही है, तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हस्ताक्षर कराए होंगे, या आम आदमी से जहां से उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें पत्र उपलब्ध कराए होंगे, वही पत्र वो लेके जा रहे होंगे। क्योंकि देखिए, जंतर मंतर पर भी कांग्रेस के जब सांसद बैठे हुए हैं जो पंजाब से आते हैं, तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कराए होंगे। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है तो वो लेके करेंगे। अभी उन्होंने बात की है राष्ट्रपति के यहाँ ज्ञापन देने के लिए। अब राष्ट्रपति के यहाँ कितने लोगों को उनके यहाँ से टाइम मिल पाता है, कितने सांसदों को अनुमति मिल पाती है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। उसके बाद कल वो अपना ज्ञापन दे पाएंगे और राष्ट्रपति से मांग करेंगे कि तीनों कृषि बिलों को रद्द किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि किसान आंदोलन को 28 दिन हो रहे हैं और इसको लेकर भी लगातार जो किसान है उनकी तरफ से सिर्फ यही मांग है कि इन कृषि कानूनों को, इन काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, हर खबर की होगी आपको खबर, सिर्फ न्यूज इंडिया पर। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया। मसाले सच MDH। खेतों से, खलियानों से, सड़कों की बदलती सूरत से, शिक्षा में बढ़ते कदमों से, पक्के होते मकानों से, तकनीक से दक्ष किसानों से, खुशहाल होते गांव से,
बदलते वक्त के साथ बदलती गांव की तस्वीर, गांव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए बात करते हैं घाटी में बीजेपी की बयार। जी हां, जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। कुल 280 सीटों में से अभी तक 273 के परिणाम सामने आ चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाले गुपकार गठबंधन ने 140 सीटें जीती हैं, तो वहीं पर अभी तक की गिनती में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी के खाते में अभी तक 74 सीटें आई हैं, तो वहीं निर्दलियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। निर्दलियों के खाते में अभी तक 49 सीटें आई हैं, कांग्रेस को 25 सीटें मिली हैं। और वहीं इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पहली बार कश्मीर में अपना खाता खोला है और 3 सीटों पर जीत हासिल की है। और बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश का पहला चुनाव था। 8 चरणों में हुए जिला विकास परिषद की शुरुआत 28 नवंबर को हुई थी। इस दौरान कुल 280 सीटों पर चुनाव हुआ। 280 सीटों में से 140 सीट जम्मू संभाग में है और 140 सीटें कश्मीर संभाग में है। तो गुपकार गठबंधन को 140 सीटें मिली हैं, तो वहीं पर लगभग 74 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे के पूरे क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में अपना एक पैन जम्मू कश्मीर उपस्थिति दर्ज करवाई, स्वीकृति दर्ज करवाई, मान्यता दर्ज करवाई। जम्मू संभाग में भी जो कुछ एक लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व पर शंका व्यक्त कर रहे थे, वहां पुनः भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के प्रतिनिधि होने का अपना एक वजूद स्थापित भी किया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर। जी सर, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार ही छोटे चुनाव किए गए हैं, क्या लगता है आपको छोटे चुनावों की ये बड़ा संदेश क्या है? देखिए, जिस तरह की आशंकाएं थीं और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान था कि वहां कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो एक करारा जवाब वहां के आवाम ने गुपकार संगठन की जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको दिया है। जो लोग इस मुकालजे में थे कि भी धारा 370 हटने के बाद में और कश्मीर बिल्कुल अशांत हो जाएगा, उसका सीधा सीधा जवाब है कि भी गुपकार संगठन ये सोचता था कोई बीजेपी के खिलाफ एक रोष है, तो बीजेपी ने अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई है और स्वीकार्यता बढ़ी है उसकी। हम देखें बंदीपुरा और तुम्हारा ये श्रीनगर वाली सीट पे, देखिए वहां बिल्कुल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां अच्छा प्रदर्शन करना बीजेपी का तो बहुत अच्छा एक संकेत गया है। और मुझे लगता है कि लोग आवाम जो 370 से कहीं ना कहीं आजिज था और जिस तरीके से वहां कुछ राजनीतिक घराने या राजनीतिक लोग जिस तरीके के लूटपाट और वो कर रहे थे, तो उस पर कहीं अंकुश लगेगा और वहां एक विकास हो। क्योंकि वहां सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये सब चीजें वहां सेकेंडरी हो गई थी। और बहुत सड़कों से कई सालों से सड़कें नहीं बनी वहां पर बहुत सारी जगह पर, तो वो लोग विकास से वंचित थे एक तरीके से और उसे एक बिल्कुल अलग छुपा के सारी चीजों को रखा गया स्टेट के नाम पर। वही 2-3 पार्टियां और उन्हीं का अपना वर्चस्व, उन्हीं की अपनी लूट मार, तो वो कहीं एक अंकुश लगेगा और लोगों ने बिल्कुल लोकतंत्र में एक अच्छी भागीदारी की है। और जो एक उम्मीद थी पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो 7 पार्टियों का गठबंधन बनाया था गुपकार गठबंधन, तो देखिए उसका और बीजेपी का डायरेक्ट फाइट था। तो बीजेपी ने अपने दम पर, यानी गुपकार संगठन में 7 पार्टियां हैं, वो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तब स्वीकार्यता वहां पर बीजेपी अकेली एक्चुअली वहां पर ऐसी पार्टी थी जो अपने दम पर उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी स्वीकार्यता
जाहिर है क्योंकि सर जिस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर वहां पर सामने आई है और जिस तरीके से हम खुद देख रहे हैं कि जो गुपकार गठबंधन है उसको 100 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं, तो वहीं पर लेकिन बीजेपी को भी सीटें अच्छी खासी ही मिली हैं। लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में पीडीपी गिरती हुई नजर आई, गायब ही हो गई, क्या इस गुम होने की वजह जिस तरीके से महबूबा ने जो बयान दिया था तिरंगे को लेकर, क्या उसी वजह से वहां पर पीडीपी गायब हो गई श्रीनगर में? देखिए, श्रीनगर के लोग भी श्रीनगर में जो लोगों ने समझा है वो यही समझा है कि जिस तरीके का ये अलगाववादी, उग्रवादी, और देखिए बंदूक या गोली किसी भी समस्या का समाधान नहीं। ये बहुत अच्छी तरह लोगों को समझ लेना चाहिए और लोगों की समझ में आ भी रहा है। और जम्मू कश्मीर को हम पहले 3 पार्टों में ही बांटते थे। जब भी कोई डिबेट होती थी तो एक देखिए घाटी है, एक जम्मू है और एक लेह लद्दाख है। तो जम्मू रीजन में स्वीकार्यता बीजेपी की पहले ही थी, पहले से उसका अपना दबदबा भी जम्मू रीजन में रहा है। अब घाटी में जो एक मैं कहूंगा कि इनका पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं वर्चस्व टूटता हुआ नजर आ रहा है और लोगों का जो मोह भंग हो रहा है, जिस तरीके से अलगाववाद और उसको ये लोग सपोर्ट करते रहे हैं, भले ही सत्ता में रहे हों तब भी सपोर्ट इनका अलगाववादियों को ही रहा। तो ये चीजें वहां के आवाम ने नकारा है, यानी एक तरह से आतंकवाद के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा जो लोगों ने इस इलेक्शन में दिया। और जो लोग इस मुकालते में थे कि भी हम अलगाववाद, उग्रवाद, इस पर अपनी राजनीति चलाते रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे, उनको भी एक करारा जवाब कहीं ना कहीं उस वहां के जम्मू कश्मीर के आवाम ने दिया। उसी का परिणाम है कि वहाँ बीजेपी को लोगों ने अच्छा खासा वोट किया है। जी बिल्कुल, जाहिर है क्योंकि कश्मीर में अभी पहली बार बीजेपी ने पैर जमा लिया है और वहां पर जीती हुई है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बीजेपी की यहाँ पर बढ़त होती हुई नजर आई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर यहाँ पर सामने आई है, लेकिन गुपकार गठबंधन को भी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। तो वहीं पर जो निर्दलीय है उनको भी यहाँ पर उनका जो प्रदर्शन है काफी ज्यादा अच्छा रहा। उनकी जो सीटें मिली हैं वो 49 सीटें मिली हैं। हालांकि अभी भी मतगणना जारी है क्योंकि तकरीबन 273 सीटों के जो परिणाम थे वो सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों के परिणाम बाकी हैं। 280 सीटों पर चुनाव हुए थे और अभी फिलहाल मतगणना जारी है। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस नेताओं की दिल्ली की ओर दौड़ देखने को मिल रही है। गठबंधन विस्तार के साथ साथ राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल फेरबदल की सुगबुगाहट ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में दौड़ भाग शुरू करवा दी है। बीते एक सप्ताह में राजस्थान कांग्रेस के कई चेहरे दिल्ली में राजस्थान प्रभारी अजय माकन से मुलाकात कर चुके हैं और इनमें कैबिनेट मंत्री से लेकर विधायक प्रत्याशी भी शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी संगठन विस्तार के मुद्दे पर दिल्ली में अजय माकन से मिल चुके हैं। हालांकि इस मुलाकात से पहले ही अजय माकन यह ऐलान कर चुके थे कि राजस्थान कांग्रेस में दिसंबर और जनवरी के बीच गठबंधन के रिक्त पदों को भर लिया जाएगा। माकन ने यह भी कहा था कि संगठन विस्तार के बाद राजनीतिक नियुक्तियां भी की जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा नेता दिल्ली जाकर अजय माकन से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसी सप्ताह माकन जयपुर में भी आ रहे हैं और माकन से मिलने वालों में पार्टी के नेता कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व विधायक ब्रजकिशोर शर्मा, रामेश्वर डूडी, विधायक प्रत्याशी अर्चना शर्मा भी इसी सप्ताह माकन से मिल चुकी हैं। राजस्थान कांग्रेस में नियुक्तियों की ये सुगबुगाहट अब तेज होती जा रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए संवाददाता नीरज शर्मा। नीरज, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं राजस्थान में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के तकरीबन 30 नेता अजय माकन से मिल चुके हैं दिल्ली जाकर। क्या कह सकती हैं, क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के? देखिए, 30 तो ऐसे नेता हैं जो कि बड़े नेता हैं या जिनका नाम लोगों के सामने आए। काफी सारे नेता पहुंच चुके हैं कि हमारे सूत्र बता रहे
करीब 45 से 50 तक नेता जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और अजय माकन से उन्होंने बातचीत करी है। जो घोषणा जो है होने वाली है उसका इंतजार सभी को है, क्योंकि प्रदेश की कार्यकारिणी जो है वो भी गठित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पिछले दिनों अजय माकन ने 2-3 दौर की वार्ता जो है वो जयपुर के अंदर की है। राजधानी जयपुर के अंदर आकर के अजय माकन जो है वो जब मुख्यमंत्री निवास पहुंची थी तो यहाँ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे थे। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के साथ में लंबी रणनीति बनाई गई है, मंथन हुआ है। इसके साथ ही जो कई वरिष्ठ नेता जो है दिल्ली जाकर के अजय माकन से अलग से मिलकर के आए हैं। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने जब बैठक बुलाई थी, जो 23 नेताओं के जो पत्र लिखा था, इस मामले पर भी चर्चा हुई। हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर गए थे। 8-9 महीने बाद में उनका ये दौरा था। इस दौरान भी चर्चा जो है वो कई वरिष्ठ नेताओं की है। सचिन पायलट वो खुद भी उस दौरान दिल्ली पहुंच गए थे, अजय माकन से चर्चा करी है। निश्चित रूप से जो मनभेद या मतभेद है उसको दूर करने की कोशिश अजय माकन कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जो घटनाक्रम पिछले दिनों देखने को मिला था, एक बार फिर से इस प्रकार की सुगबुगाहट जो है वो देख लीजिए। नीरज, आपने कहा कि मतभेद को दूर करने की कोशिश कर रही है अजय माकन, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जो अंतर्कलह है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मीडिया देखा जाता है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कोई भी अंतर्कलह कांग्रेस के बीच में नहीं है, पूरा कांग्रेस जो पार्टी है एकजुट है, वहां के कार्यकर्ता सभी एक ही है। लेकिन इस बीच में लगातार मुलाकात होना, दिल्ली की तरफ जाना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और रिक्त स्थान पर भर्ती करना, कितनी बड़े ये प्रोसेस हो सकती है? क्या हम कह सकते हैं कि या तो अपनी जो अंदरूनी जो इनकी कलह चल रही है कांग्रेस के बीच में, या तो उसको निपटाने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं, या फिर जो रिक्त स्थान है उनको भरने के लिए वो दिल्ली जा रहे हैं? देखिए, दोनों ही बातें यहाँ पर हैं। एक तो जो कलह है उसको भी मिटाना है, जो रिक्त स्थान है उसको भी भरना है। ये दोनों ही बातें हैं। और राजनीति में मीडिया के सामने क्या बयान दिया जाता है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं किस वजह से दिया जाता है बयान। मुख्यमंत्री भी यदि कोई बयान देते हैं तो सीधे तौर पर कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा उसके पार्टी के भीतर की बात जो बातें पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, ऐसी बातें जनता के बीच में जाए, तो उन बातों को दबाया जाता है और ऐसी बातें बताई जाती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है या सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है। हर राजनीतिक दल इस प्रकार का कार्य करता है और एक अच्छे संगठन और कुशल संगठन कार्यकर्ता की यही निशानी है कि वो अपनी पार्टी के पक्ष में बात जनता तक पहुंचाए। लेकिन सीधी बात यह है कि जो पार्टी के भीतर की स्थिति है उसको मीडिया काफी भले से समझता है, अच्छे से समझता है, क्योंकि तमाम नेताओं से बातचीत होती है, उनका मन जो है वो मीडिया पे टटोलता है। लेकिन जो हालात जो है प्रदेश के अंदर पिछले दिनों बने थे, कमोवेश वैसी परिस्थिति एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना ही होगा अजय माकन इसमें कितने कामयाब हो पाते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि खुद अजय माकन अब राजस्थान पे पहुंचेंगे और हो सकता है कि जो मतभेद बने हुए हैं, जो तनाव बना हुआ, उसको दूर किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने की। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे नीरज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।